हो गया? Okay. So, good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. So, guys, आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि वी ऑल नो दैट वी हैव टू डू दीज 4 चैप्टर्स। तो हम वापस से हमने एक बार की रिवीजन कर ली है। दोबारा से गाइज हम रिवर्स प्रोसेस में जाके आज वापस से हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स देखने वाले हैं। ठीक है गाइज, इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वापस से हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू विथ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है गाइज, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। नाउ गाइज, इफ समवन आस्क्स यू कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, व्हाट इज दिस फोटोसिंथेसिस, व्हाई दिस प्रोसेस photosynthesis, why photosynthesis and what is photosynthesis? Okay, only two things. सबसे पहले तो photosynthesis क्या है, what is photosynthesis? photosynthesis is the process जिसमें कि आप प्लांट्स जो हैं लाइट के प्रेजेंस में, है ना, प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट green plants they prepare food। ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमने सुना है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ गाइस, इफ दे आस्क यू इज फोटोसिंथेसिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस, द आंसर टू दिस वुड सिंपली बी नो। फोटोसिंथेसिस एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस is a 2 step process। ठीक है, what you say, photosynthesis is a 2 step process in which the first step is known as the light reaction। ठीक है, and the second step is known as guys dark reaction। हमने क्या बोला? फोटोसिंथेसिस एक 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप में लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी स्टेप में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक, सिंपली अगर मैं इसको बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के बारे में दे आस्क यू कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज इट। ठीक है, इज इट अ कैटाबॉलिक प्रोसेस? ठीक है, विच टाइप? सो गाइज, दिस आंसर टू दिस would simply be which type of process is this? So this is again a anabolic process। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक मींस वेयर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ और synthesis of in making okay समथिंग। गाइज, इसको एनाबॉलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल शुगर जिसको कि अपन ग्लूकोज कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइज, यू मस्ट बी आस्किंग कि ये सिंपल शुगर किस, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है या फिर लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, यू गाइज हैव गॉट वन मोर चांस, है ना, टू स्टडी दिस चैप्टर। तो भाई पढ़ लो, बहुत ज्यादा वेटेज है। जैसे मैंने इसको आपको पहले भी अगर मैंने बताना था ना, तो इस चैप्टर में से कम 5 से 6 सवाल तो गाइज ये पूछते ही हैं, है ना। ऑन एन एवरेज आप लेके चलो कि 5 से 6 सवाल ये पूछते हैं। तो दिस अप्रोक्स 20 to 25 मार्क्स अलोन दिस चैप्टर कैरीज। अकेले का ये इतना सवाल पूछते हैं।
अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैं जैसे बता रही हूँ, जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों को बता रही हूँ गाइज, अगर फॉलो करते जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर को आराम से कवर करना। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, तो गाइज हमने देखा कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें शुगर्स बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ठीक, सिंपल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस, कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? फिजिकल प्लस केमिकल। अगर मैं बात करूं कि ये किस टाइप की प्रोसेस है, तो गाइस इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, मींस बोथ फिजिकल एंड केमिकल, दोनों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है ये ऐसा क्यों है ना? व्हाई इज इट सेड दैट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस गाइस? फिजिकल कब, केमिकल कब? फिजिकल प्रोसेस गाइस उसको बोलते हैं जब कभी कोई भी चीज किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है। तो एज इट इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, है ना, ये सनलाइट पे डिपेंडेंट है, इसीलिए फिजिकल प्रोसेस। केमिकल क्यों? क्योंकि सनलाइट को यूज करके जो CO2 इसके पास है गाइस, है ना, इसको रिड्यूस करता है बाद में। It undergoes various chemical reactions to reduce this CO2 into a simple sugar called glucose, इसीलिए केमिकल प्रोसेस। नाउ गाइस इसके लिए और हम कहते हैं कि इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया गाइस? हीट आपको क्या हो रहा है? लिबरेट आउट हो रहा है, ठीक है। नाउ गाइस कहा जाता है इट इज अ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन क्यों? तो गाइस रिडक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, CO2 रिड्यूस हो रहा है, किस लिए? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्यों रिड्यूस हो रहा CO2? ताकि कार्बोहाइड्रेट बन सके। क्लियर? आई होप इतनी बातें आप लोग समझ पाए कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है। अब नाउ गाइस द सेकंड क्वेश्चन इज it was which type or what is photosynthesis? Now the next most question they keep asking is why photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? Why photosynthesis? So if someone asks you this question, lame question, कि photosynthesis की क्या जरूरत है, तो first answer would be क्योंकि photosynthesis ही वो process है जिससे 90% of the organism, है ना, is dependent on oxygen released during photosynthesis. So during photosynthesis O2 is released and 90% or say you can say everyone, है ना, every organism on earth is dependent on this photosynthesis so that they can take oxygen, है ना, वो ऑक्सीजन को ले सके एंड जो ऑक्सीजन उन्होंने लिया है उस ऑक्सीजन का यूज हो सके गाइस, किस लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये गाइस कि ड्यू टू दिस फोटोसिंथेसिस द फूड prepared by plants is source to all organisms present on earth, है ना, हमने पढ़ा है ना कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स एंड बिकॉज ऑफ देयर बीइंग ऑटोट्रॉफ्स ये फूड बना रहे हैं और उसी फूड को आप क्या देख रहे हो, वही फूड जो है बाकी लोगों के लिए भी इट इज बेनिफिशियल बिकॉज दे आर टेकिंग दोस फूड।
ठीक। नाउ तो ये दो हम कह सकते हैं कि दीज टू आर द मेन reasons why photosynthesis is important or needed on earth. ठीक। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई इज फोटोसिंथेसिस का जवाब आपको मिल चुका है गाइस। द नेक्स्ट मोस्ट थिंग यू नीड टू नो कि ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इज हैपनिंग, ये हमें कैसे पता चल रहा है। तो गाइज इन साइंस व्हाट यू हैव स्टडीड और व्हाट वी हैव स्टडीड इन साइंस, साइंस नीड्स प्रूफ, है ना। साइंस में हर चीज को आपको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। साइंस में हर चीज को क्या करना पड़ता है गाइज, प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यू नीड टू प्रूव एवरीथिंग इन साइंस। साइंस नीड्स प्रूफ, प्रत्यक्ष को प्रमाण चाहिए, इट नीड्स प्रमाण। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है, ये कैसे पता चलता है। तो बचपन में गाइज आप सबने, हम सबने एक टेस्ट किया होगा जिसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। छोटे क्लासेस में गाइज हम ये टेस्ट फॉर स्टार्च करते हैं। इसमें क्या होता है, टेस्ट फॉर स्टार्च में हम क्या देखते हैं कि अगर हमने आयोडीन को, है ना, ग्रीन लीफ पे स्पिल करा, iodine when spilled on the green leaf in the presence of sunlight, this green leaf guys ये क्या करेगा, ये अपनी कलर चेंज कर लेगा, changes its color from green to ब्लू ब्लैक। क्या आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन कलर है ये अपनी, ये जो ग्रीन लीफ है ये अपनी कलर चेंज करके ग्रीन से ब्लू ब्लैक पर्पल कलर में ये बदल जाएगा। इससे क्या पता चलेगा गाइस कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू ब्लैक। दिस इज द टेस्ट फॉर स्टार्च। और हम कहेंगे अगर कलर चेंज हुआ है देन इट इज स्टार्च पॉजिटिव। देन व्हाट, इट इज स्टार्च पॉजिटिव। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है देन इट इज स्टार्च नेगेटिव। देन व्हाट, इट इज स्टार्च नेगेटिव। इफ color is not changing you will say no color change. Now guys, what happened was to prove or have proof for this experiment, various scientists came and their all the experiments got aligned one by one. ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज गाइस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में गाइस हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो देखते हैं दैट इज नोन एज variegated लीफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली एक्सपेरिमेंट जो है हम देखने वाले हैं उसका नाम है गाइस variegated लीफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ऑल कि variegated लीफ क्या होता है। अगर मैं एक लीफ बनाऊं, इफ आई हैव ड्रॉन दिस लीफ, तो इस लीफ में आप देखोगे कि बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि कुछ लीव्स, ये जो लीफ होता है गाइस इसमें आप देखोगे कि ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर होगा, ठीक है। देन यू विल सी कि लाइट ग्रीन कलर भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा गाइस। ये डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है। देन इस लीफ में आपको कहीं कहीं पे मिलेगा लाइट ग्रीन कलर। देन आपको कहीं कहीं पे गाइस यू विल सी पैचेस ऑफ येलो कलर। देन समवेयर यू विल सी दैट शेड, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन विल बी प्रेजेंट। ऐसे लीफ को गाइस हम कहते हैं कि इट इज अ वेरीजेटेड लीफ। समझिएगा। अब देखिए इस लीफ में ये इस कलर के भी पैच मिल सकते हैं, कुछ येलो के भी पैचेस मिल सकते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो, है ना, येलो के ये भी शेड्स मिल सकते हैं,
ठीक है, तो इस तरह के जो पैचेस हमें मिल रहे हैं गाइस, इस लीफ को हम कहेंगे इट इज अ वैरिजेटेड लीफ। नाउ व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज गाइस, हमने एक वैरिजेटेड लीफ लिया और इस वैरिजेटेड लीफ को हमने क्या कर दिया, कार्डबोर्ड से, ब्लैक कार्डबोर्ड से आधी लीफ को ढक दिया, है ना। What we will do, we will cover this half leaf with the cardboard, ठीक है। तो अगर गाइज हमने कवर कर दिया तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि we have covered half of the leaf like this. Now more guys, और हम क्या कर सकते हैं इसमें, so we will see guys, देखो हम और क्या देखेंगे इस लीफ में कवर करके। नाउ वी विल पुट आयोडीन टू दिस लीफ, है ना, हमने आयोडीन की सोल्यूशन डाली इस पे और हम इस लीफ को ले जाके सनलाइट में एक्सपोज कर दिया। हमने क्या किया, इस लीफ को सनलाइट से एक्सपोज कर दिया। Now guys, what will happen after some time, leaving it for 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ना, and the part that is exposed to sunlight with the green color or the green part, है ना, has turned blue black, जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया, एंड द पार्ट दैट इज एक्सपोज टू सनलाइट, द पार्ट दैट वाज कवर्ड विथ द कार्डबोर्ड शीट, है ना, इसको बोलोगे द पार्ट कवर्ड डिड नॉट चेंज इट्स कलर। क्या करा इसने कलर चेंज नहीं करा गाइस, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आपको मिलता है देखने को, या व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट गाइस, सिंपल है, द कंक्लूजन इज फॉर फोटोसिंथेसिस sunlight is important, or you can say sunlight is important for photosynthesis, क्योंकि in the absence of sunlight there was no color change to the portion that was covered with the cardboard, ठीक है। now guys आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गाइस। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट गाइस, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज नोन एज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का नाम है गाइस हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखते हो, ठीक है, व्हाट यू सी इन दी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सिंपली गाइस अगर हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये एक सेटअप इस तरह से कुछ होगा। एक ग्लास जार वुड बी प्रेजेंट, इनसाइड द ग्लास जार यू वुड सी दैट अ यूटेंसिल मस्ट बी केप्ट लाइक दिस, ठीक है, और इस यूटेंसिल के अंदर गाइस एक कॉटन रखी रहेगी, कॉटन इज केप्ट and this cotton is soaked with KOH, this cotton is soaked with KOH, soaked cotton, ठीक है। ये कॉटन कैसी है गाइस, ये कॉटन KOH से सोक्ड है। now what we will do, we will bring a leaf and इस लीफ के आधे पोर्शन को गाइस हम इस जार के एडजेसेंट रखेंगे, मींस इस जार के अंदर रख देंगे, ठीक है, और आधे पोर्शन को हम क्या करेंगे, आधे पोर्शन को हम सनलाइट से एक्सपोज कर देंगे, ठीक। नाउ गाइस व्हाट हैपेंस इज, हम देखेंगे या फिर वी विल सी कि दिस लीफ है ना, ये ग्रीन लीफ है जो the portion that is exposed to the sunlight will change its color to blue black,
लेकिन जो पोर्शन अंदर की तरफ है गाइस, है ना, this portion does not changes its color. Only this portion, the portion exposed to the sunlight, will change its color or will turn purple or black. ठीक है, यहां पे क्या समझ में आता है कि the portion inside the jar did not change its color. Why did this happen? है ना, what was the reason behind this happening? So guys, the reason behind this happening was because this KOH that the cotton has soaked, so this KOH will absorb the CO2 present in the green leaf. What it will do, the CO2 present will be absorbed by KOH. This KOH will absorb the CO2, due to which the CO2 won't be reduced, therefore it will not photosynthesized, शुगर नहीं बनेगी, और जब शुगर नहीं बन रही है मतलब ग्लूकोज नहीं बन रहा है, और ग्लूकोज नहीं बन रहा मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे कि KOH has absorbed. What has KOH done? KOH has absorbed the CO2, है ना, from the leaf. Therefore, the leaf did not change its color. लीफ ने क्या करा, अपना कलर चेंज नहीं करा, ठीक है, इट स्टिल रिमेन्ड ग्रीन ओनली। चलिए, तो आप इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हो गाइस? व्हाट कंक्लूजन कैन यू राइट और कुड यू राइट? कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हो गाइस? कंक्लूजन आप सिंपली ये लिख सकते हो, CO2 is necessary for photosynthesis. CO2 क्या है भाई? CO2 important है photosynthesis के लिए। CO2 is important for photosynthesis. Understood? समझ गए सारे लोग? बता दो, गिव मी अ थम्स अप गाइज इफ यू हैव अंडरस्टूड। फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। चलिए, तो अब हम चलते हैं गाइस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है गाइस? अगर हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की बात करें तो हम देख रहे हैं over here in experiment number 3 is Priestley's bell jar experiment। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं? प्रेस्ली का बेल जार एक्सपेरिमेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि बेल जार क्या होता है ना। तो इट इज समथिंग, ये जो पैरेटस होता है गाइस, ये बेल शेप्ड जार होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह का होता है ये इस तरह का बेल जार होता है। नाउ व्हाट हैपेंस यार, कि यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये सेटअप लिया इन्होंने, और इस सेटअप को लेने के बाद, इस बेल जार को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इस सेटअप के अंदर एक माइस रखा, ठीक है, और इसी सेटअप के अंदर इन्होंने एक तरफ एक बर्निंग कैंडल जला के रख दिया, बर्निंग कैंडल जला के रख दिया। नाउ व्हाट विल हैपन गाइस,
जब तक ये कैंडल बर्न होते रहेगा, द माइस विल बी अलाइव. एज सून एज द कैंडल एक्सटिंग्विशेस, the mice will die. माइस की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. ठीक है, माइस की क्या हो जा रही है? डेथ हो जा रही है. नेक्स्ट आप इन्होंने क्या किया, इस सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया. ठीक है, व्हाट ही डिड वाज ही मॉडिफाइड द सेटअप. एंड हाउ डिड ही मॉडिफाई द सेटअप? अब इन्होंने क्या किया, इस सेटअप के अंदर एक मिंट की प्लांट है ना, व्हाट ही डिड, एक मिंट का प्लांट प्लेस कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड गाइस, मिंट की प्लांट प्लेस करने के बाद इन्होंने देखा कि जैसे ही व्हाट ही सॉ कि आफ्टर प्लेसिंग द मिंट प्लांट गाइस, ही सॉ दैट कि द कैंडल एक्सटिंग्विश्ड. What he saw that the candle extinguished, still the mice was alive. So what he saw, as the candle extinguished but still the mice was alive. The mice was not dying this time. So what did he deduce? What were his conclusions from here? So guys, from here he concluded that. So what were his conclusion or inference? Let me tell you. What he concluded, that the mint plant had restored the bad air quality. The mint plant had restored the bad air quality that was done before. ठीक है, और कैसे रिस्टोर हुआ? क्योंकि मिंट प्लांट ने वापस से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर दिया या और ऑक्सीजन लिबरेट आउट कर दी. ठीक है गाइस, बताओ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, अब ये 3 एक्सपेरिमेंट होने के बाद गाइस हम देखेंगे कि अब एक चौथी एक्सपेरिमेंट आती है जिसको हम कहते हैं एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट. नाउ द फोर्थ एक्सपेरिमेंट कम्स, जिसको हम कहते हैं एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट. गाइस, इस एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, एक बार हम देखते हैं ना. गाइस, इन एंगलमैन एक्सपेरिमेंट या एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में गाइस हम देखेंगे कि ही विल टेक अ सेटअप. ठीक है, जो कुछ इस तरह का होगा. ठीक, एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट गाइस, इस सेटअप में व्हाट ही विल डू, ही विल प्लेस अ ग्रीन एल्गी. एक ग्रीन एल्गी लेंगे ये. ठीक है, एक ग्रीन एल्गी लिया, जिस ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, क्लैडोफोरा. ठीक, और इस ग्रीन एल्गी को लेने के बाद गाइस व्हाट ही विल डू, ही विल प्लेस सम एरोबिक बैक्टीरियाज इनसाइड दिस सेटअप. कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को प्लेस कर दिया. लेट मी टेल यू व्हाट आर एरोबिक बैक्टीरियाज. एरोबिक बैक्टीरिया गाइस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज करके अपनी मेटाबॉलिज्म को, अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. सो व्हाट दे विल डू, दीज एरोबिक बैक्टीरियाज विल परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ O2.
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस व्हाट यू सी, देखिए हम क्या देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करके, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करे। दूसरी गाइज व्हाट यू विल सी, ही विल प्लेस अ प्रिज्म बिफोर द सेटअप एंड नाउ he will place this setup in the presence of sunlight. So guys, as soon as the sunlight was fallen on the prism, ठीक है, this split into 7 colors, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया ये व्हाइट लाइट। और देखा गया गाइस कि जो ब्लू रीजन है, देखा क्या गया कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में, है ना, इन द प्लेस ऑफ ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन देयर वेयर मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरियल कॉलोनीज फाउंड। कहाँ कहाँ पे? ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे क्या मिले थे? बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया के कॉलोनीज मिले थे। कहाँ कहाँ पे गाइस? ब्लू रीजन पे और रेड रीजन पे। So what he concluded that these two regions, कौन से? ब्लू वाले एंड रेड वाले, है ना, the blue region and the red region were the ones that were releasing the maximum oxygen. They were the ones, those were releasing the maximum O2. So the maximum O2 was released in the blue and the red region. Therefore सबसे ज़्यादा photosynthesis, maximum photosynthesis occurred in the blue as well as the red regions. ठीक है, तो एंगलमैन ने ये बात बोली थी और इसी को बाद में एक्शन स्पेक्ट्रम के नाम से गाइस जाना जाता है। इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम के नाम से व्हाट हैपेंस नाउ सी। अब नाउ बेस्ड ऑन दिस नॉलेज ही डिड्यूस्ड अ ग्राफ। एक ग्राफ बनाया इन्होंने। ग्राफ कुछ ऐसी बनी गाइस, सी, एक तरफ इन्होंने सारे कलर्स रखे विबग्योर और एक तरफ इन्होंने O2 रिलीज्ड ये रखा एक्स और वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा गाइस कि जो ग्राफ मिले थे, जो पीक्स मिले थे, वो कुछ इस तरह से मिले थे। ठीक है, दिस वॉज द पीक दैट वॉज फाउंड। तो यहां से क्या पता चला कि O2 सबसे ज्यादा रिलीज कहां पे हो रहा है? ब्लू रीजन और रेड रीजन में। और इसी को बाद में गाइस एक्शन स्पेक्ट्रा के ग्राफ से जाने जाएंगे। इसी को हम एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बाद में बोलेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, ये तो हो गया हमारा एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। गाइस अब एक और एक्सपेरिमेंट था एंगलमैन के बाद, जिसको हम कहते हैं इंगेनहाउसेस एक्सपेरिमेंट। एक बार यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इंगेनहाउसेस ने सेम एक्सपेरिमेंट करा। हुआ क्या गाइस इंगेनहाउसेस के एक्सपेरिमेंट में? इन्होंने एक प्लांट लिया जो कि एक हाइड्रिला है विच इज एन एक्वेटिक प्लांट, और इस प्लांट को इन्होंने सेटअप पे रखा जो कि प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट जैसा ही सेटअप था, बेल जार, और इसके अंदर पानी भर दी। और इस सेटअप को गाइज व्हाट ही डिड, ही प्लेस्ड इन द सनलाइट। एज सून एज द सनलाइट फेल ऑन द सेटअप, व्हाट ही सॉ गाइज कि ये जो O2 है वो रिलीज हो रहा था पानी के अंदर। O2 क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। ये हाइड्रिला प्लांट आप देख रहे हो, O2 आपको क्या दिख रहा है गाइस? ये O2 इज रिलीज्ड आउट और लिबरेटेड आउट। फिर यहां से आपको क्या कंक्लूजन मिला गाइस कि O2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कैसे पता चला? तो बहुत सारे वाटर बबल्स मिल रहे थे यहाँ पे।
तो जब बहुत सारे वाटर बबल्स मिल रहे हैं मतलब कुछ ऐसा कंपाउंड है जो कि रिलीज हो रहा है वाटर में जिसकी वजह से बबल्स मिल रहे हैं। नाउ गाइस दिस वाज ओनली ऑक्सीजन। और यहाँ से इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि ऑक्सीजन जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है। क्लियर? बताओ फटाफट, टेल मी गाइस, इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर है? बताएं, जल्दी बताओ गाइस, आप लोग सभी को क्लियर है यहाँ तक? पक्की बात? पक्की बात? चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। आई थिंक वन मोर वी आर लेफ्ट आउट विथ वन मोर एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये रहा एक्सपेरिमेंट, जो कि एक और एक्सपेरिमेंट है जिनको हम कहते हैं कॉर्नेलिस वॉन नील की एक्सपेरिमेंट। गाइस इस एक्सपेरिमेंट में जो नील थे, है ना, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि किस तरह से O2 जो है वो लिबरेट आउट हो रहा है। बट ये जो O2 रिलीज हो रहा गाइस, ये CO2 से ना निकल के ये H2O या वाटर से निकलता है। सिंपली व्हाट ही सेड कि H2O ही वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O ही वो मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन जहां से निकल रही है और हाइड्रोजन निकल रहा है। ऑक्सीजन लिबरेटेड आउट during photosynthesis was released from water and not from carbon dioxide. Clear? So and उसके बाद he did one more thing. What? To prove this he took and in an aerobic condition he took the purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria और H2O की जगह H2S रखा जब गाइस, तो इन्होंने देखा यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना H+ और सल्फर का रिलीज हो रहा है। देयरफॉर यहाँ से पता चला कि ऑक्सीजन जो है कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है, ना कि किसी और XYZ कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, now he did one more thing and that was he corrected the equation for photosynthesis. पहले photosynthesis का equation 6CO2 + 6H2O होता था। बाद में इन्होंने गाइस सारी चीजें करी, एक्सपेरिमेंट करा, इक्वेशंस दी और बोला कि 6H2O नहीं 12H2O होगा, और तब जाके इसको बैलेंस करने पे C6H12O6 + 6H2O + 6O2। सो ही डिड टू थिंग्स, पहले ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है ये बताया, और दूसरे में इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की जो एक्सपेरिमेंट थी उसकी जो इक्वेशन थी उसको करेक्ट करके बताया कि व्हाट H2O वाटर जो है गाइस वो कहाँ से कितना मिल रहा है, 12H2O होता है, ना कि 6H2। क्लियर हुआ गाइस? बता दो। और यहाँ पे जाके खत्म होता है गाइस हमारा एक एक्सपेरिमेंट पार्ट। यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे खत्म होता है हमारा एक्सपेरिमेंट पार्ट ना गाइस। इसके बाद जो हमें देखना है वो है फोटोसिंथेसिस की साइट्स और इनके पिगमेंट्स। चलो, what is the site of photosynthesis and what are the various pigments? सबसे पहले अगर मुझे आपको फोटोसिंथेसिस बताना होगा गाइस, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस किस जगह पे होता है। सेल चैप्टर में गाइस हमने पढ़ा है किसके बारे में गाइस, सेल चैप्टर में हमने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। तो अभी हम देखेंगे एक डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो गाइज ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट जो मैं ड्रॉ कर रही हूं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ थाइलाकॉइड गाइज। ये मैं थाइलाकॉइड बना रही हूँ, ठीक है। अब ये थाइलाकॉइड एक दूसरे से क्या होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं, ठीक। नाउ वन इज नोन एज थाइलाकॉइड, एक को थाइलाकॉइड बोलते हैं और पूरे को गाइस ग्रैनम बोलते हैं, ठीक। पूरे को ग्रैनम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं गाइस,
इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले, इसको कहते हैं स्ट्रोमल लैमेले, इसको हम स्ट्रोमल लैमेले कहते हैं। ये अंदर की तरफ देखोगे गाइस, ये अंदर की तरफ क्या है आपका मैट्रिक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं गाइस स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब समझना, इसको हमने बोला स्ट्रोमा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गाइस कि ये जो क्लोरोप्लास्ट मैंने बनाया है, दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज एन इनर मेम्ब्रेन, and all of us knows that chloroplast is a double membrane structure, है ना, डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट थिंग गाइस, अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो गाइस ये जो थाइलाकॉइड है, इस थाइलाकॉइड में फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। तो ये थाइलाकॉइड के जो अंदर की तरफ है गाइस, ये अंदर की तरफ जिसको हम कहते हैं अप्रेस्ड रीजन, यहाँ पे PS2 प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, और PS1 जो होता है गाइस वो अंदर की तरफ भी होता है, बाहर की तरफ भी होता है, और स्ट्रोमल लैमेले में भी होता है, स्ट्रोमा में भी होता है। तो दो तरह के फोटोसिस्टम्स देखा हमने, PS1 और PS2। PS2 मैंने क्या बताया, PS2 कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वेयर विल PS2 बी प्रेजेंट, इनसाइड द अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकॉइड। और PS1 कहाँ प्रेजेंट होगा गाइस, PS1 will be present inside both the oppressed and non-oppressed, दोनों oppressed और non-oppressed region of thylakoid। एक oppressed और दो, एक non-oppressed region, एक अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड रीजन PS1, और PS2 कहाँ है, सिर्फ अप्रेस्ड रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, ये फोटोसिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है ना। लाइट सबसे पहले आएगी, लाइट विल फॉल, और लाइट आके इधर हिट करेगी थाइलाकॉइड पे। थाइलाकॉइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लाइट के प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो जाएंगे H+ और O2 में। ठीक, इतनी बात पहले आप लोग समझो। नेक्स्ट देखो गाइस, यही डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया है वो सेम डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, सेम टू सेम, नथिंग डिफरेंट। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लैमेले, ग्राना, स्ट्रोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल, लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब चलिए एक चीज देखिए, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स एंड अनदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है भाई, ग्रीन लीव्स में होता है और दूसरे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में होता है। It is present in the walls of the mesophyll cells of the leaves and it helps to get the optimum quantity of incident light। दूसरा क्या कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ, ठीक है, एंड दे हेल्प्स टू गेट दी इंसिडेंट लाइट। जितनी लाइट मिलनी चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में लाइट इनको मिल जाता है गाइस। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ मेम्ब्रेनस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा, लैमेले, ग्राना एंड फ्लूइड स्ट्रोमा, जो मैंने आपको बना के दिखाया। ईच ग्रैनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे अपन, थाइलाकॉइड, पूरे स्टैक को क्या बोलेंगे, ग्रैनम। दे कंटेन लीफ पिगमेंट्स, और यही इन्हीं के पास लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व्ड होते हैं गाइस क्लोरोफिल में। तो गाइस हमने देखा कि पिगमेंट्स की बात करूं तो दो तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अपना मेन पिगमेंट और एक होता है गाइस
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस या फिर शील्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, शील्डिंग पिगमेंट्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस और शील्डिंग पिगमेंट्स या फिर एक्सेसरी पिगमेंट्स आप बोलते हो। तो एक होता है मेन पिगमेंट्स, एक होता है एक्सेसरी पिगमेंट। अब जो मेन पिगमेंट होता है गाइस, दैट इज द एसेंशियल पिगमेंट, जिसका रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन केस ऑफ प्लांट्स द मेन पिगमेंट इज, या फिर कहीं पे भी जो मेन पिगमेंट देखोगे वो क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट में आप देखोगे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट होगा। एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या करते हैं गाइस, जो मेन पिगमेंट होता है जैसे क्लोरोफिल ए, उसके आसपास है ना, जैसे शील्ड की तरह, इसीलिए इसको शील्डिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये शील्ड की तरह प्रेजेंट होते हैं इनके आसपास। कौन से? बी, सी और कैरोटीनॉइड। तो पिगमेंट के दो क्लास होते हैं, एक होता है मेन पिगमेंट जिसको कि हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, दूसरा होता है एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है, जो कि कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी कहलाते हैं। नाउ गाइस फर्दर मोर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि जब ये इस पिगमेंट को, इन पिगमेंट्स को गाइस पेपर क्रोमैटोग्राफी कराया गया, ठीक है। पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ टेक्निक जिसमें आप क्या देखते हो कि एक पेपर लेते हो, उस पेपर के ऊपर ग्रीन लीफ का एक स्पॉट डालते हो इस तरह से, ठीक है। अब ये ग्रीन लीफ आपने पेस्ट बनाई होगी, उसकी पेस्ट लेके एक छोटा सा बिंदी ऐसे आपने डाला, और उस पेपर को आप क्या करते हो, एक सोल्यूशन में डिप करते हो। अब ये सोल्यूशन आपका कुछ भी हो सकता है ना, दे इट कैन बी एनी अल्कोहल सोल्यूशन और इथेनॉल सोल्यूशन। गाइस होता क्या है कि ये जो इथेनॉल है उसको पेपर एब्जॉर्ब करता है। पेपर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और जब पेपर एब्जॉर्ब करेगा इसको गाइस, तो ये आगे अपने कैपिलरी एक्शन से ये पानी जो है, ये सोल्यूशन, ये जो लिक्विड है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक। अब ये पानी ऊपर की तरफ जब मूव करता है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्रीन जो हमने रखी है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्रीन लीफ में वेरियस पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल जैसे ए, बी, कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, ये सब अपने गाइस हिसाब से आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। और हमें दिखता है कि अगर कैरोटीन है, कैरोटीनॉइड है, तो ये येलो कलर का दिखेगा। अगर इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है गाइस, तो ये येलो कलर का या ग्रीन कलर का दिखेगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है तो ये येलो ग्रीन दिखेगा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो येलो दिखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, अपने डिस्टेंस को जब ये नापते हैं, इस क्लोरोफिल में से डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस पे जाके रह जाते हैं। ठीक गाइस, बताओ समझ में आए? इतनी बात सबको समझ में आई होंगी, क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़िए, या फिर हम आगे चलते हैं गाइस। आगे हमने देखा, आगे हम देखेंगे कि ये जो पिगमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो में बढ़ जाते हैं, एक एक्सेसरी पिगमेंट होता है और एक मेन पिगमेंट होता है। अब गाइस जैसे हमने बात करी थी वहां पे एंगलमैन की, तो सेम एक ग्राफ आता है जिसको हम कहते हैं गाइस क्या? एक्शन स्पेक्ट्रम। इस एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ में हमें ये देखने मिलता है कि ये दिस इज व्हाट गाइस, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड। तो वी सी कि क्लोरोफिल ए जो है वो इस तरह का ग्राफ देता है, क्लोरोफिल बी जो है वो इस तरह का ग्राफ देता है। चलो यहाँ पे मैं बताती हूँ ताकि आपके लिए आसान होगा। क्लोरोफिल ए का ग्राफ गाइस, दो पीक देखोगे आप, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो दिस इज क्लोरोफिल ए। मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, ये ग्रीन वाला जो है ये क्लोरोफिल ए है गाइस, ठीक है। क्लोरोफिल बी को मैं येलो कलर ले लेती हूँ, येलो कलर, ये जो है गाइस ये क्लोरोफिल बी है, ठीक। और मैं कैरोटीनॉइड के लिए रेड कलर ले लेती हूँ, ये जो है गाइस ये कैरोटीनॉइड है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये तीनों ग्राफ में से, ठीक है, ऑक्सीजन वाला ग्राफ कौन सा है? तो O2 वाला ग्राफ हम ये ऐसा देख रहे थे गाइस कि यहां से ऐसे O2 निकल रहा था, दो पीक ब्लू और रेड रीजन पे ऐसे दो बड़ा बड़ा पीक्स बना रहा था। तो ये दो पीक वाला ग्राफ गाइस सेम टू सेम क्लोरोफिल ए भी देता है। ये ग्रीन वाला देखो, यहाँ भी एक बड़ा पीक, यहाँ भी एक बड़ा पीक,
ठीक है। तो जब क्लोरोफिल ए को यहाँ पे रखा गया, सुपर इम्पोज किया गया ऑक्सीजन वाले ग्राफ से, तो दोनों ग्राफ्स क्या हो गए, एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए और ये कुछ इस तरह को देखने को मिला। तो यहां से ये प्रूफ हुआ गाइस कि क्लोरोफिल ए जो है वही मेन पिगमेंट है, क्योंकि इट इज सेम टू सेम शोइंग द ग्राफ एज देयर इन दी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन वाली ग्राफ थी सेम टू सेम उसकी तरह ही ग्राफ शो कर रहा था। देयरफॉर इट वाज कंक्लूडेड दैट द मेन पिगमेंट और द रिएक्शन सेंटर वाज नन अदर देन क्लोरोफिल ए। अंडरस्टूड गाइस? बताओ, इतनी बात समझ गए सब लोग? टिक? ओके, चलो ये आप लोग एक बार ये देखना गाइस, ये डायग्राम देखना, ठीक है, क्या लिखी हुई है, और थोड़ा सा एनालाइज करो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, ये कहानी यहाँ पे होती है खत्म, और अब हम दूसरे पड़ाव पे आएंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम के बारे में। हालांकि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के थाइलाकोइड के अंदर फोटो सिस्टम दिखा दिया है, स्टिल आई वुड लाइक टू शो कि ये जो फोटो सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी, जब डिस्कवर किया गया था तो फोटो सिस्टम 1 को पहले डिस्कवर किया गया था और फोटो सिस्टम 2 को बाद में डिस्कवर किया गया था गाइस। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। लेकिन अगर मैं काम के हिसाब से बात करूं, फंक्शन के हिसाब से बात करूं, तो फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में काम करता है। ठीक, यहाँ पे चलते हैं। फोटो सिस्टम 2 जो होता है गाइस, ये पहले फंक्शन करता है, जैसे मैंने आपको बताया। फोटो सिस्टम 1 लेटर फंक्शन करता है। फोटो सिस्टम 1 विल बी प्रेजेंट इन द नॉन अप्रेस्ड प्लस अप्रेस्ड रीजन प्लस स्ट्रोमा, है ना, तीनों जगह पे प्रेजेंट होगा। लेकिन जो फोटो सिस्टम 2 होगा गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेस्ड रीजन यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। ओके, द डायग्राम, सेम डायग्राम विच आई हैड ऑलरेडी मेड, है ना, ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के अभी दिखाया, कहाँ गया ये, हाँ ये देखो, ये मैंने क्या बोला है, ये ब्लू, ये जो ऑरेंज वाला है दैट इज PS2, और ये जो ग्रीन वाले हैं गाइस ये PS1 है। तो PS1 हमको बाहर की तरफ भी मिल रहे हैं, हमको अंदर की तरफ भी मिल रहे हैं, हमको स्ट्रोमा में भी मिल रहे हैं, लेकिन PS2 हमको सिर्फ अंदर की तरफ मिल रहे हैं गाइस। दैट इज हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, अप्रेस्ड रीजन में ही प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट गाइस, फोटो सिस्टम 1 जो होता है, अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगी कि जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं PS2 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन PS1 गाइस दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो PS2 इज ओनली नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये साइक्लिक प्लस नॉन साइक्लिक दोनों में काम करता है। नाउ कमिंग टू गाइस, अगर मैं बात करूं कि ये कितने नैनोमीटर का वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब करता है गाइस, तो PS2 जो है गाइस P680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और PS1 जो है वो P700 नैनोमीटर के वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, PS1 एंड PS2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
देख लें एक बार कि ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्म्स अ लाइट हार्वेस्टिंग या फिर LHC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हो, लाइट हार्वेस्टिंग और दी एंटेना कॉम्प्लेक्सेस। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट्स एज अ रिएक्शन सेंटर। क्लोरोफिल ए क्या है गाइज, इट एक्ट्स एज अ reaction center. In PS1, the reaction center absorbs light at 700 nanometer and is so called P700. क्या बोल रहा है कि PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है गाइज वो 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए PS1 कहते हैं। और इन PS2 the reaction center absorbs light at 600 nanometer and is therefore so called as P680 nanometer, जैसे मैंने आपको अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्टली चलते हैं कहाँ पे, अब हम एक गाइज हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसको हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन सिंपली। What is phosphorylation guys? अगर मैं बात करूं तो phosphorylation क्या है, तो phosphorylation is nothing but addition of phosphates, है ना। क्या बोला हमने, फॉस्फेट को एडिशन को सॉरी एडिशन ऑफ फॉस्फेट बोल रही हूं, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेट्स। फॉस्फेट के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेट। देखिए फॉस्फेट जो है गाइस वो तीन तरह से बन सकता है। सबसे पहले को कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, जो दूसरा है गाइस उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और तीसरे को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब यहां पे गाइस आप समझिएगा, जब मैं बोलूंगी फोटोफॉस्फोराइलेशन यहां इसका मतलब है एटीपी की फॉर्मेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बोला हमने कि एटीपी फॉर्म हो रहा है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो मींस लाइट, फॉस्फोराइलेशन मींस एटीपी सिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में हमें क्या मिल रहा है, एटीपी मिल रहा है, बन रहा है। SLP इज नथिंग, लेकिन इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है गाइस, जब हम डायरेक्टली एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जब कभी हम डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओपी क्या है गाइस, ओपी इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, है ना। एटीपी अगर इनडायरेक्टली फॉर्म हो रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं गाइस, इसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इनडायरेक्ट एटीपी कैसे बनती है, तो गाइस इनडायरेक्टली एटीपी जो है किसी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जैसे कि लाइक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल लाइक व्हाट, लाइक NADH और FADH, है ना। अगर NADH और FADH से ATP बने, ठीक है, तो इस तरह के फॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
फाइन। और SLP क्या हो गया, जब डायरेक्टली ATP की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। चलिए नेक्स्ट गाइस, एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब मुझे ये बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से ATP बनती है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज दी क्लोरोप्लास्ट। तो गाइज हम पहले एक डायग्राम लेंगे और ये डायग्राम हम लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और दूसरी तरफ गाइज हम सेम एक डायग्राम लेंगे और ये डायग्राम लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट का। माइटोकॉन्ड्रिया में गाइज आप देखोगे कि इस तरह से जो मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह से इनफोल्डिंग कॉज करता है। नाउ दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस and this is the inner membrane. This portion is known as cristae. और ये जो है गाइस, ये है मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हम देखेंगे कि ये जो क्रिस्टा मैंने बनाया है, इस क्रिस्टे के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है F0 F1 पार्टिकल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम, ठीक है। और ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है गाइस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं H+ आयंस। यही बात अगर मैं क्लोरोप्लास्ट में बनाऊं, सेम चीज अगर मैं क्लोरोप्लास्ट में बनाऊं गाइस, तो क्लोरोप्लास्ट में हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में हमें देखने को मिलेगा कि ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम और कुछ नहीं क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। ये हमारे हो गए थाइलाकॉइड। अब गाइज ये जो थाइलाकॉइड्स हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा F0 F1 पार्टिकल, जिसको कि हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है ऑक्सीजोम्स। अब एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे गाइस, बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी की फॉर्मेशन है वो इनर मेम्ब्रेन में होती है। एटीपी फॉर्म्ड कहाँ पे होती है गाइस, ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाला पोर्शन जिसको आप क्रिस्टा कह रहे हो ना, यहीं पे एटीपी बनता है क्योंकि ये इसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एटीपी फॉर्म्ड कहाँ पे गाइस, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे एटीपी फॉर्म होती है। और अगर हम इसकी बात करें, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की बात करें गाइस, तो क्लोरोप्लास्ट में हम देखते हैं कि जो एटीपी है कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, वो फॉर्म्ड हो रहा है स्ट्रोमा में, ठीक है। एटीपी फॉर्म्ड इन दी स्ट्रोमा, यहाँ पे इस जगह पे एटीपी बनता है गाइस। किस तरह से, एडीपी में क्या किया जाता है, पीआई को जोड़ दिया जाता है और एटीपी बन जाता है, ठीक है। सिंपल है, आई होप सबको समझ में आ रहा है, सिंपल है ये। चलिए नेक्स्ट गाइस, अब हम देखेंगे कि ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताता है कि किस तरह से एटीपी बन रहा है। तो गाइस सिंपली हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑलरेडी H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से ये H+ आयंस को ऑक्सीजोम्स खींचता है और इसमें एडीपी में पीआई जोड़ के इनर मेम्ब्रेन पे ही एटीपी बना देता है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजोम्स जो है ये H+ यहाँ से तोड़े, यहाँ से लेगा H+, H2O से यहाँ से H+ लेगा, ठीक है। और इस H+ को यूज करके स्ट्रोमा के अंदर एडीपी में पीआई जोड़ के एटीपी बना देगा। सिंपल,
ओके मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है और किसी को भी कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, मुझे नहीं लगता होना चाहिए। चलिए, तो इसमें एटीपी कहाँ पे बन रही है गाइस, इनर मेम्ब्रेन पे, और इस पे एटीपी किस पे बन रही है, स्टोमा पे। अब देखो एक हाइपोथेसिस है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि बैक्टीरिया की जो मीजोजोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ही दिखती है। तो बैक्टीरिया ने किसी दिन क्या किया, बैक्टीरिया ने किसी दिन एक ऑर्गेनील को इनगल्फ कर गया, और जब उस ऑर्गेनील को इनगल्फ किया तो वो ऑर्गेनील डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेम स्टोरी क्लोरोप्लास्ट की भी है गाइस, पर ये सिर्फ एक धारणा है, इसकी कोई प्रूफ नहीं दी गई है, इसलिए कहते हैं कि ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ऐसा कुछ बोला जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेन बनाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट को भी डबल मेम्ब्रेन। अब देखो गाइस, डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इनको हम कहते हैं कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील भी है। क्या कह रहे हैं हम इसको, कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील भी है, जो कि किस चीज पे डिपेंडेंट है, तो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील है ये, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनील है तो किस चीज पे डिपेंडेंट है, ये दीज आर सेमी ऑटोनॉमस, तो दे आर साइटोप्लाज्म पे डिपेंडेंट है अपने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए। पर अगर मैं बात करूं कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होके करते हैं, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म के लिए पढ़ते हैं कि ये मेन एरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है, दिस इज द मेन एरेना ऑफ ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। तो हालांकि इनके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होगा, अपना आरएनए प्रेजेंट होगा, अपनी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी गाइस, लेकिन फिर भी ये कोई फंक्शन करने के लिए या कोई वर्क करने के लिए ये किस पे डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे साइटोप्लाज्म पे। इसीलिए इनको हम ऑटोनॉमस ना कह के गाइस, इनको हम सेमी ऑटोनॉमस कह रहे हैं, आधा ऑटोनॉमस, आधी फंक्शन खुद से कर सकते हैं, थोड़ी सी फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा इनको, इनको साइटोप्लाज्म के पास जाना पड़ेगा। ना गाइस, एक 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, हॉट्स में क्वेश्चन आता था हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, कि एक माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि सेमी ऑटोनॉमस है, किया क्या गया, उसको निकाल के एक पेट्री प्लेट में ग्रो कराया गया, ठीक है, और उसको सारे इंग्रेडिएंट्स दिए, फिर भी वो पेट्री प्लेट्स में एटीपी नहीं बना पा रहा था। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, लेकिन जैसे ही उस माइटोकॉन्ड्रिया को हमने वापस से सेल में डाला तो वो एटीपी बनाने लगा। तो गाइस सिंपल है, आप क्या बोल सकते हो कि एटीपी इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि हमने उसको साइटोप्लाज्म से अलग कर दिया, वापस से हमने जब उसको साइटोप्लाज्म हमने डाले होंगे या फिर उस ऑर्गेनील को साइटोप्लाज्म में डाला होगा तो वो वापस से क्या करने लगा होगा, वापस से एटीपी बनाने लगा होगा, ठीक है। तो ये आप इजीली बोल सकते हो, कह सकते हो ये। आई होप गाइस समझ में आ रहा है सभी को, सभी लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते गाइस, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइट रिएक्शन और फिर हम आगे बढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। अगर गाइज कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, मैं 2-3 मिनट तक वेट कर रही हूँ सो दैट आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन आई लीव द क्लास। चलिए, कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में प्लीज, चैट कमेंट करिए। अगर आप कोई सवाल नहीं पूछोगे तो मुझे यही लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आया है, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। फिर ये मत बोलना कि मैम ने डाउट क्लियर नहीं करी। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन गाइज।
चलो, तो गाइज आई होप कि आई शुड नाउ एंड द क्लास बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर अब हम अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, सी यू ऑल सून, बाय बाय गाइज, टेक केयर, बाय।